हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यू टेट उत्तराखंड 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर। आज हम 22 को डिस्कस करेंगे और इसमें आज हम लोग यू टेट उत्तराखंड का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हमारे पास डिस्कशन रहेगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इस पूरे वीडियो लेक्चर में आज हम लोग हिंदी ग्रामर प्लस पैडागॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखना। जो भी डाउट रह जाएगा आप कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस जितने भी सेट हम डिस्कस कर चुके हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 22 टेस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज है यूटेट उत्तराखंड प्रिपरेशन के लिए। टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर लेना शिक्षा फॉर नौकरी को, और वेब यूआरएल को फॉलो कर सकते हैं www.shikshafornaukri.com। स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए हिंदी में ग्रामर प्लस पेडागोजी इंक्लूड किया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। नॉट लगा है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ ध्यान देनी है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती हैं ये भी तो पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। ऑप्शन देख लो। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, या ऑप्शन नंबर डी है 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया जो नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहले देख लो सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती हैं। तो देखो, वो क्रिया जिसमें ऐसी क्रिया, ध्यान दो, ऐसी क्रिया जिसका फल कर्ता पर ही पड़ता है। यानी कि कोई ऐसी क्रिया है, किसी भी वाक्य में ऐसे काम हो रहा है जिसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, जो कर्ता है उस पर पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारी वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें कर्म का अभाव होता है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने बता दी। ऐसी क्रिया या जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, फोकस कर रहा हूँ, क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है और इसमें जो है कर्म का अभाव होता है, अकर्मक क्रिया हो गई है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, अब आप वो देख लो। ऐसी क्रिया जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा, ध्यान से देखो, जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य को प्रभावित करता है। ठीक है। क्वेश्चन अब डिफरेंस क्लियर हो गया। सेकंड वाले में यानी कि सकर्मक में क्या है, जिस वाक्य में कर्ता द्वारा किया गया कार्य अन्य को प्रभावित करेगा, तो वो क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और अकर्मक क्रिया क्या है, ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया का फल का प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है। उल्टा हो रहा है कि पहले वाले में क्या, अकर्मक में क्या है कि अकर्मक में कर्ता बिल्कुल साइलेंट है और जो क्रिया हो रही है, क्रिया के द्वारा ही कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। और सकर्मक में क्या हो रहा है यहाँ पर कि कर्ता जो है कर्म कर रहा है और उसका प्रभाव दूसरों को मिल रहा है। तो ये हो गई बात। तो यहाँ राइट आंसर हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर ए, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। अब सकर्मक क्रिया पता ही है आपको कि किया गया कार्य किसी अन्य को प्रभावित करता है, यानी कि कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य को प्रभावित करता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, मजदूर है। मजदूर क्या है, न्यूट्रल है। कर्म हो रहा है कि बहुत देर तक बैठा है पेड़ के नीचे, यानी कि रेस्ट ले रहा है। कर्ता निष्क्रिय है, क्रिया हो रही है, तो क्या हो गया, अकर्मक हो गया यहाँ पर। ठीक है। कर्म का अभाव हो गया कि कर्ता अभी कोई कार्य नहीं कर रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट भी डील कर रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। जिन वाक्यों में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह क्या कहलाती है। सेंटेंस को हमें ध्यान से पढ़ना है, वाक्य को। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, या फिर संकेतार्थ वाक्य कहलाता है। तो देखो, किसी काम या बात का होना अगर किसी वाक्य में पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं ऐसे वाक्य को। ठीक है। जिसमें कोई भी काम हो रहा है या किसी भी बात का होना पाया जा रहा है, मतलब डेफिनेटली वो हो रही है, तो उसमें क्या है, विधानवाचक वाक्य कहलाया जाएगा। यानी कि किसी क्रिया को करने या होने के सामान्य रूप से जो बोध कराता है उसे हम क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। किसी काम को या कार्य को करने का अगर कोई चीज़ बोध करा रही है तो विधानवाचक वाक्य कहलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ बढ़ेंगे। निर्देश दिया गया है, विजातीय शब्द चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए, ऊंट, तेंदुआ, हाथी और कंगारू। इसमें से आपको विजातीय शब्द बताना। अब विजातीय शब्द का मतलब क्या होता है, यानी कि जो दूसरे शब्दों के साथ मेल नहीं खा रहा है,
तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, विजातीय शब्द बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऊंट है, तेंदुआ है, हाथी है, कंगारू है। अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन से इसमें ऑड है। ऑड और इवन जो ऑड होता है उसको हम विजातीय शब्द बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ देखो जो ऑड है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, तेंदुआ। अब आप कहोगे साहब तेंदुए को आपने अलग क्यों कर दिया, तेंदुआ भी तो जानवर है, ऊँट भी जानवर है, हाथी भी और कंगारू भी। तो देखो तेंदुआ जो जानवर है वो कैसा है भाई, वो कार्निवोरस है, यानी मांसाहारी है, मांसाहारी जानवर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऊंट की, हाथी की और कंगारू की, ये सब क्या है, ये शाकाहारी हैं, ठीक है, ये शाकाहारी जानवर हैं। यानी कि ये हर्बीवोरस हैं और तेंदुआ क्या है, कार्निवोरस हैं, कि ये मांस को खाता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और ऊंट, हाथी, कंगारू ये एक ही साथ हो गए क्योंकि ये शाकाहारी कैटेगरी यानी कि श्रेणी में आते हैं। तो विजातीय शब्द क्या हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, तेंदुआ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 8। निडर शब्द में समास क्या है। शब्द क्या है हमारे पास, निडर। शब्द में समास कौन सा है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर तत्पुरुष समास है। तो राइट आंसर है हमारे पास जो निडर शब्द है उसमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो अव्ययी भाव समास का अगर मैं निडर का समास देखूं, अगर निडर को मैं करूं तो निडर का मतलब होता है डर के बिना, ठीक है, डर के बिना, क्या है ये, निडर कहलाएगा। अब निडर का इसमें कौन सा समास बताया हमने, अव्ययी भाव समास बताया। ऐसा समास या जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है भाई। ऐसा समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। बात क्लियर हो गई है। पूर्व पद प्रधान होगा, साथ ही साथ में वो क्या होगा, अव्यय होगा। तो ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर निडर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 5। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं, समुच्चय बोधक के हैं, संबंध बोधक के हैं, निपात के हैं या क्रिया विशेषण के हैं। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये हैं समुच्चय बोधक के भेद हैं। ऐसे शब्द देखो, ध्यान से देखो, समुच्चय बोधक का मतलब क्या है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के या दो या दो से अधिक शब्द वाक्यों के वाक्यांश को जोड़ने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक। उसे ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का जो काम करता है, जैसे समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं, ये समुच्चय बोधक के भेद है भाई। तो पांचवे का राइट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास पांचवे का राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे शब्दों का उदाहरण क्या होगा, जैसे अगर आप कहोगे सर फॉर एग्जाम्पल बताओगे भाई ऐसे कौन से शब्द हैं जो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, तो इसको भाई फॉर एग्जाम्पल में अगर आपको मैं बताऊं तो इसका हो गया जैसे और शब्द जो होता है, ठीक है। इसके अलावा वै जो होता है, एवं जो होता है, ठीक है, या, किंतु, ये सारे के सारे शब्द इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। कि, क्योंकि, परंतु, ये सारे के सारे शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं जो शब्दों को जोड़ने का या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। तो वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। वाह कितना सुंदर दृश्य है, स्टेटमेंट दिया है, वाक्य का प्रकार है, ये वाक्य किस प्रकार का है जो स्टेटमेंट दिया गया, संदेहवाचक है, विस्मयादि बोधक है, संकेतार्थ है या फिर प्रश्नवाचक है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्या है भाई, विस्मयादि बोधक सेंटेंस दिया है। अब विस्मयादि क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ की बात की गई है, देखो जो वक्ता है वो किसके बारे में बात कर रहा है, सुंदरता के बारे में बात कर रहा है। वह कितना सुंदर दृश्य है, तो वक्ता हमारे सुंदरता पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो उसमें क्या है, विस्मयादि बोधक हो रहा है। संदेह का मतलब क्या है, जिसमें डाउट होता है, यानी कि कोई ना कोई आपका डाउट, ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं, या तो ये फिर या तो फिर ये, तो संदेहवाचक हो जाता है। संकेतवाचक जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की और संकेत किया जाता है, पॉइंट किया जाता है। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। विस्मयादि बोधक मतलब किसी चीज़ को लेकर काफ़ी सरप्राइज है कोई पर्सन, तो देखो वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, सुंदरता से जो वक्ता है वो स्तब्ध हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज विस्मयादि बोधक।
नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, ये वाक्य दिया गया हमें हिंदी का, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। तो वाक्य में वाच्य है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। वाक्य में वाच्य क्या है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो 7th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। वाक्य में वाच्य बोला है ना, तो यह है भाववाच्य। वाक्य में क्या बोला जा रहा था? उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। तो इसमें क्या है? इमोशंस हैं, भाव हैं। तो वाक्य में वाच्य क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य हो गया। बात क्लियर हो गई? क्रिया का प्रयोग जो है भाव के अनुसार किया गया है। क्रिया का प्रयोग यहाँ पर भाव के अनुसार किया गया है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य हो गया। ऑप्शन नंबर ए अभिष्ट उत्तर है इस क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। निम्न में से ग्रीवा शब्द है, भाई ग्रीवा शब्द क्या है? विदेशी है, देशज है, तत्सम है, या फिर तद्भव है? अब देखो, मैं प्रीवियस अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट देखे होंगे तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशी शब्द क्या होते हैं। सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ पर ग्रीवा शब्द के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्रीवा शब्द क्या है। तो देखो ग्रीवा शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है भाई? तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जिनको एज इट इज़ या ज्यों का त्यों संस्कृत भाषा से लेकर प्रयोग किया जाता है अपनी भाषा में, यानी कि सामान्य भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत के शब्दों का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। और जहाँ पर रूप परिवर्तन हो जाता है संस्कृत के शब्दों का, अपने अनुसार जब हम रूप परिवर्तन कर देते हैं तो वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर तत्सम शब्द क्या है? ग्रीवा जो है तत्सम शब्द की कैटेगरी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको पता है देशज और विदेशी शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द ऐसे शब्द जिसमें हमने अपनी भाषा में जो विदेश से लिए हैं वो देशज कहलाते हैं, और जो हमारे देश के हैं वो विदेशी कहलाते हैं। तो बात क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से हिंदी भाषा की शिक्षण विधि नहीं है। पेडागोजी का क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की जो विधि नहीं है, शिक्षण विधि नहीं है, अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोजना विधि, या भाषा प्रयोगशाला विधि। तो 9th के लिए आपको आंसर देना है कि कौन सी विधि जो है हिंदी भाषा की शिक्षण विधि नहीं है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखो प्रयोजना विधि। तो भाई प्रयोजना विधि जो है हिंदी भाषा की शिक्षण विधि नहीं है। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्रयोजना विधि का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान में किया जाता है या फिर सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। इसमें हिंदी में प्रयोग नहीं। हिंदी में अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि या भाषा प्रयोगशाला विधि, इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगमन निगमन विधि भी हमारी साइंस में, मैथ्स में इस्तेमाल की जाती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो सी क्या है? प्रयोजना विधि, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। निम्न में से नाटक शिक्षण का उद्देश्य जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बालकों को भावानुकूल शिक्षा देना, संवाद एवं अभिनय कला से छात्रों को अवगत कराना, सी बोलता है समायोजित व्यवहार एवं नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों को गायन की शिक्षा देना। पूछा क्या गया? जो उद्देश्य नहीं है नाटक शिक्षण का, नॉट पूछा गया। तो राइट आंसर है जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को गायन की शिक्षा देना। भाई बच्चों को गायन की शिक्षा देना ये किसके अंतर्गत आ जाता है? ये पद शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। बात क्लियर हो गई? पद शिक्षण के अंतर्गत गायन को प्रमोट किया जाता है, ना ही कि नाटक को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नाटक क्या है? नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है भाई? नाटक शिक्षण का उद्देश्य है बालकों को भावनानुकूल शिक्षा देना, संवाद अभिनय कला छात्रों से अवगत कराना, समायोजित व्यवहार एवं नैतिक शिक्षा देना। ये सब के सब जो है नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। जो उद्देश्य नहीं है वो है बच्चों को गायन की शिक्षा देना, क्योंकि ये पद शिक्षण में होता है। तो ये थे आज के हमारे हिंदी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमने इस प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कितना आपने ज्ञान अर्जन किया है इस पूरी वीडियो लेक्चर से, ये इंपॉर्टेंट है। यही आपको मार्क्स गेन कराएगा आपके एग्जामिनेशन पर। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन में यूटेट उत्तराखंड के लिए। तो मेक श्योर आप ज़रूर फॉलो करें और टेलीग्राम को ज़रूर कनेक्ट करें।